Dear student, now we are going to discuss very important topic of the Muslim law, that is guardianship under Muslim law. As the name itself indicate that there is a guardianship for the minor. क्योंकि गार्जियनशिप की अगर जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ की व्यक्ति माइनर होता है। माइनर कौन होगा, यहाँ पर दो डिफरेंट लॉज है इस संबंध में। अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉज, the person who is below the age of 15 years, that person will be treated as a guardian under the various act for the Muslim. अगर फॉर माइनर की जहाँ तक मैरिज की बात है, जहाँ तक वो डाइवोर्स की बात है या कुछ अदर पर्पजेस की बात है, तो वहाँ पर मुस्लिम जो है अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होता है शरीयत एक्ट 1937 के अकॉर्डिंगली। और वो वहाँ पर एज जो है वो 15 साल से कम अगर व्यक्ति की है तो उसे माइनर ट्रीट किया जाता है। जहाँ तक इंडियन मेजॉरिटी एक्ट की बात है, 1857 की जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है, उसमें ये कहा गया है कि ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है वो इस एक्ट में माइनर की श्रेणी में आता है। क्योंकि यहाँ पर तो पुनः इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए कि जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो एज ऑफ प्यूबर्टी अप्लाई करती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। 15 साल से कम उम्र का बच्चा होगा तो वो माइनर कहलाया जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत। और अन्य सब्जेक्ट मैटर पर अगर मैरिज एंड डाइवोर्स से रिलेटेड नहीं है तो मुस्लिम के अदर मैटर जैसे गार्जियनशिप हुआ, जैसे मेहर हुआ, जैसे वक्फ हुआ, इन पर्पजेस से जो है वो वहाँ पर जो माइनॉरिटी की उम्र होती है वो होती है वहाँ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अनुसार वो है 18 ईयर्स ऑफ एज। सो जहाँ तक गार्जियनशिप की बात है तो गार्जियन वही व्यक्ति हो सकता है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत मुस्लिम होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, और मेजर एज ऑफ द मेजॉरिटी शैल बी द 18 ईयर्स अंडर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है। और जो है वो मस्ट बी साउंड माइंड का होना चाहिए, क्योंकि राइट्स एंड लाइबिलिटीज को उठाना होता है, अतः यहाँ पर साउंड माइंड का होना जरूरी है। तो ये गार्जियन में ये 3 जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हर एक गार्जियन के साथ ये अप्लाई करती है। अगर यहाँ पर एक बात को देखें तो कि माइनर को गार्जियनशिप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम देखें तो माइनर का जो बॉडी होती है या माइनर के पास जो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि माइनर 15 साल से या 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, अतः वो अपनी बॉडी की सुरक्षा खुद नहीं कर सकता है। अपनी बॉडी की देख रेख अपने स्वास्थ्य के संबंध में, अपने धर्म के संबंध में, अपनी अन्य कोई चीज़ जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो खुद नहीं कर सकता है। उसे मदर फीडिंग की आवश्यकता होती है, उसे लालन पालन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जो है वो कोई ना कोई व्यक्ति गार्जियन होता है। उसी तरह से अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी की देखरेख इसलिए नहीं कर सकता है कि उसका अभी मस्तिष्क जो है इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो प्रॉपर्टी के संबंध में कोई निर्णय ले ले, अतः उसके प्रॉपर्टी के संबंध में निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति को गार्जियन अपॉइंट किया जाता है। तो ज़्यादातर अगर पर्सनल लॉज में देखें तो गार्जियनशिप 2 प्रकार के पर्पज से अपॉइंट किया जाता है। एक तो व्यक्ति एक माइनर की बॉडी के संबंध में और दूसरा है माइनर की प्रॉपर्टी के संबंध में। जहाँ तक मुस्लिम लॉ का सवाल है तो मुस्लिम लॉ में 3 प्रकार के गार्जियनशिप की बात की गई है। अगर आप देखें तो गार्जियनशिप फॉर बॉडी, गार्जियनशिप फॉर मैरिज एंड गार्जियनशिप फॉर प्रॉपर्टी, यानी 3 प्रकार की गार्जियनशिप की बात मुस्लिम लॉ करता है। एक अगर आप गार्जियन की माइनर की परिभाषा को तो हम देख चुके हैं, जो कि पर्सनल लॉ में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में अप्लाई करता है। जहाँ तक गार्जियनशिप की बात है तो गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट में जो है 1890 में गार्जियन की परिभाषा बताई गई है। इसके अनुसार जो है वो गार्जियन as a person having the care of a person of a minor or of his property or of both his person and his property, यानी ऐसा व्यक्ति जो माइनर के बॉडी के लिए, माइनर के प्रॉपर्टी के लिए, उसे टेक करने के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है उसे गार्जियनशिप का नाम दिया गया है। एक और जो एक वर्ड है जो कि बहुत ही आवश्यक वर्ड है वो है हिजानत। इस हिजानत का अर्थ होता है कस्टडी। जो जहाँ तक गार्जियनशिप की बात है ये बहुत ही कंप्रेहेंसिव अवधारणा है। गार्जियनशिप
के अंतर्गत बच्चे की देख रेख से संबंधित, बच्चे की हर नीड्स के संबंधित, बच्चे की प्रॉपर्टी के संबंध में, बच्चे के मैरिज के संबंध में, यानी हर एक प्रकार का निर्णय लेने के लिए जो है वो गार्जियन स्वतंत्र होता है। लेकिन जहाँ तक हिजानत की बात है यानी कस्टडी की बात है, तो वो बच्चे की देख रेख तक से, बच्चे की बॉडी की देख रेख तक सीमित है। क्योंकि अगर आप छोटे बच्चे को देखें, 2 साल से या 3 साल से कम के बच्चे को देखें, तो उसको मदर फीडिंग की जरूरत पड़ती है, उसको डायपर चेंज करने की व्यवस्था जरूरत पड़ती है, उसको वॉशरूम की जरूरत पड़ती है, उसको अन्य खाने पिलाने की नर्सिंग की जो जरूरत पड़ती है। तो इस कार्य के लिए मेल से ज़्यादा फीमेल यानी उसकी माँ को वरीयता दी गई है। अतः हिंदू लॉ में भी देखिए तो सेक्शन 6 में कहा गया है कि इन केस ऑफ सन एंड अनमैरिड डॉटर गार्जियनशिप शैल विद द फादर। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम की है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चे की कस्टडी जो है यानी देख रेख की, यानी कि बच्चे की कस्टडी जो है हिंदू लॉ में भी माँ को दी गई है। और मुस्लिम लॉ में भी वहाँ से ये प्रावधान लिया गया है। ये जो हिंदू मैरिटल गार्जियनशिप एक्ट का प्रावधान यहीं से लिया गया, क्योंकि ये पुराना लॉ चला रहा है। हिजानत जो है यानी कि बच्चे की हिजानत जो है वो चाहे वो सन हो चाहे वो डॉटर हो, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो हमेशा माता के पास रहती है। लेकिन याद रखिएगा, माता के पास हिजानत तो रहती है, लेकिन गार्जियनशिप जहाँ तक है वो हमेशा पिता के पास रहती है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, दैट कि मुस्लिम लॉ में कभी भी नेचुरल गार्जियन जो है वो मां नहीं हो सकती है। नेचुरल गार्जियन शैल ऑलवेज बी लाइज अपॉन द शोल्डर ऑफ द फादर, यानी कि बच्चे का नेचुरल गार्जियन जो है वो हमेशा और हमेशा पिता या पिता के परिवार का ही कोई व्यक्ति होता है। माता कभी भी मुस्लिम लॉ के अनुसार बच्चे की नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, हिजानत जो है बच्चे की माँ के पास रहती है, लेकिन जो गार्जियन होता है वो बच्चे के पिता के पास हमेशा रहता है मुस्लिम लॉ में। तो अगर आप देखें तो 3 प्रकार के गार्जियनशिप की बात मुस्लिम लॉ करता है: गार्जियनशिप ऑफ बॉडी, गार्जियनशिप इन मैरिज, गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द गार्जियन। अगर आप गार्जियनशिप ऑफ बॉडी को देखें, पहला वाला, तो यहाँ पर सुन्नी लॉ और शिया लॉज में जो है वो डिफरेंस है। सुन्नी लॉ ये कहता है कि इन केस ऑफ सन, अगर सन की उम्र 7 साल से कम की है तो और डॉटर की उम्र जो है एज ऑफ प्यूबर्टी तक जो है उसकी जो हिजानत है वो यानी कि 15 साल एज ऑफ प्यूबर्टी है, तो यानी कि लड़की की दशा में 15 साल से कम और लड़के की दशा में 7 साल से कम उम्र की हिजानत जो है वो बच्चे की माँ के पास रहती है। जबकि शिया लॉ ये कहता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे, सन बिलो द एज ऑफ 2 इयर्स और डॉटर बिलो द एज ऑफ 7 इयर्स, सन के केस में 2 साल से कम और डॉटर के केस में 7 साल से कम उम्र की जो बच्चे हैं उसकी हिजानत जो है शिया विधि के अनुसार माता के पास रहती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शिया और सुन्नी ओवर द इशू ऑफ द हिजानत। एक नेक्स्ट बात जो कही गई है कि ये जो अगर बच्चे की मां नहीं है तो कौन सा व्यक्ति मां के बिहाफ पर कार्य करेगा। वो ऐसे स्थिति में सुन्नी लॉ की हनाफी शाखा जो है वो एक लिस्ट बताती है कि अगर गार्जियनशिप ऑफ बॉडी में हिजानत जो है बच्चे की मां नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो पहला जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में जो पहला राइट्स बनेगा वो होगा मदर्स मदर, यानी माँ नहीं है तो माता की माँ यानी कि उस बच्चे की नानी को हिजानत जाएगी। वो भी नहीं है तो फादर्स मदर बच्चे की दादी को जाएगी। वो भी नहीं है तो फुल सिस्टर बच्चे की जो माँ की सगी बहन होगी उसके पास जाएगी। वो भी नहीं है तो सौतेली बहन अक्लीन सिस्टर। वो भी नहीं है तो कंस्यूगिन सिस्टर। वो भी नहीं है तो फुल सिस्टर डॉटर यानी सगी बहन की जो लड़की है वो बच्चे की हिजानत लेगी। वो भी नहीं है तो अक्लीन सिस्टर डॉटर सौतेली बहन की लड़की। वो भी नहीं है तो कंस्यूगिन सिस्टर डॉटर। वो भी नहीं है तो बच्चे की जो मौसी होगी यानी मैटरनल आंट। और वो भी नहीं है तो पैटर्नल आंट बच्चे की जो बुआ होगी उसको हिजानत दी जाएगी। यानी कि जो 10 लोग ऐसे लोग हैं सुन्नी विधि की हनाफी शाखा के अनुसार 10 ऐसे लोग हैं जो माँ की अनुपस्थिति में बच्चे की देख रेख वरीयता क्रम में करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि सीधे बच्चे की हिजानत जो है बच्चे की बुआ को दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले ऊपर के 9 लोग अगर हैं तो वो इच्छुक हैं तो उन्हें दी जाएगी। वो नहीं है, 9 नहीं होंगे तो 10 से बढ़ जाएगी, यानी 1 बाय 1 एक के बाद एक जो है वो वरीयता क्रम में हिजानत जाएगी।
जहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बात एक्सेप्शन ये भी कहा गया है कि 10 में से मान लीजिए कोई हो और वो जाना अगर उसके पास हो, कब किन परिस्थितियों में बच्चे की माँ और या बच्चे के अदर रिलेटिव जो 1 से लेकर 10 तक है वो डिसक्वालीफाइड माने जाएंगे बच्चे की हिजानत के लिए। तो ऐसी स्थिति ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब ये लोग डिसक्वालीफाइड हो जाए वो माने जाएंगे। वो परिस्थितियां 3 है कि अगर अगर वो माँ या बच्चे के या माँ के अदर रिलेटिव जो है वो इमोरल लाइफ जी रहे हैं, या सी निगलेक्ट माँ या बच्चे की अनरिलेटिव जो है वो बच्चे के माइनर इंटरेस्ट को निगलेक्ट कर रहे हैं, या बच्चे की माँ है या अन रिलेशन है जिसके पास कस्टडी है, उसने किसी ऐसे प्रोविटेड डिग्री के अलग किसी ऐसे पुरुष के साथ शादी कर ली है। तो इन 3 दशाओं में जो है वो माँ और मदर के अन रिलेटिव जिसको हिजानत का अधिकार है वैसे उस व्यक्ति को हिजानत नहीं दी जाएगी। अगर ये भी यहाँ तक अगर 1 से लेकर 10 तक नहीं है तो फिर ये कहा गया है तो ऐसी स्थिति में फिर हिजानत का अधिकार जो है वो फादर का होगा। फादर्स नहीं है तो ग्रैंडफादर का होगा, वो भी नहीं है तो ब्रदर का होगा, वो भी नहीं है तो ट्विन ब्रदर का होगा, और वो भी नहीं है तो अदर पैटर्नल रिलेटिव्स का होगा। यानी कि 6 लोग, यानी कि फादर की साइड से 5 लोग ऐसे हैं जो मदर के साइड से नहीं होने पर 1 से लेकर 10 तक नहीं होने, माँ नहीं है, 1 से 10 तक के माँ के रिलेटिव्स नहीं है, तब जो है, और ये अगर ये माँ है, माँ और या अदर रिलेटिव जो है वो अपने हिजानत के राइट्स को खो चुके हैं, तब ऐसी स्थिति में पिता के 5 लोगों को जो है ये राइट्स दिया जाएगा। ये तो सुन्नी विधि के अनुसार है, सुन्नी विधि के हनाफी विधि के अनुसार। जहाँ तक शिया विधि का जो रूल है हिजानत का, वो है इनकेस आप 2 साल से कम को उनका सन है या फिर 7 साल से कम उम्र की अगर लड़की है तो हिजानत का अधिकार जो है उसकी माता का होगा। अगर माता नहीं है तो पिता का होगा, अगर पिता नहीं है तो ग्रैंडफादर का होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य का जो है संरक्षक की बात शिया लॉज में नहीं की गई है। जहाँ तक अगर बच्चा इलिजिटमेट है तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट कर दिया गया है कि उसकी हिजानत का अधिकार जो है सिर्फ माता का होगा और किसी का भी नहीं होगा। अगर जहाँ तक ये तो हो गया पूरा का पूरा जो है वो गार्जियनशिप ऑफ द बॉडी। जहाँ तक गार्जियनशिप इन मैरिज की बात है, जबर की बात की गई है कि जैसे कि हम लोग जब हम मैरिज के संबंध में डिस्कस कर रहे थे वहाँ बताया गया था कि 3 प्रकार की उम्र बताई गई है। 7 साल से कम सगीर, 7 से ज़्यादा और 15 से कम शरीरी। यहाँ पर मैरिज 7 से कम में मैरिज संभव नहीं है, यानी मैरिज वार्ड हो जाएगा अगर 2 लोग शादी करते हैं जिसकी उम्र 7 से कम है, यानी लड़का लड़की। अगर 7 से ज़्यादा है और 15 से कम है तो ऐसी अवस्था को हम लोग शरीरी कहते हैं। और शरीरी में जो है मैरिज परफॉर्म किया जा सकता है अगर गार्जियन कंसेंट दे तो यही कंसेंट की बात जो है वो गार्जियनशिप ऑफ मैरिज में की गई है कि कब किन परिस्थितियों में जो है वो कंसेंट जो है वो गार्जियन देगा। यदि मैरिज जो है 7 से ज़्यादा और 15 साल से कम उम्र के लड़कियों के बीच में शादी हो रही है तो जो कंसेंट ऑफ द गार्जियन शैल बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन। वैसे स्थिति में गार्जियन की सहमति की आवश्यकता होगी। कौन व्यक्ति ऐसे गार्जियन के संबंध में कंसेंट देगा? सुन्नी लॉ और शिया लॉ में अंतर है। सुन्नी लॉ ये कहता है कि ऐसे सबसे पहले गार्जियनशिप का जो कंसेंट होगी वो फादर देगा। अगर फादर नहीं है तो फादर्स फादर हाई सोएवर, यानी कि अगर फादर नहीं है तो ग्रैंडफादर देगा, ग्रैंडफादर नहीं है तो ग्रेट ग्रैंडफादर देगा, या कोई और उसके ऊपर के लोग हैं वो देंगे। अगर वो भी नहीं है तो फुल ब्रदर देगा, यानी कि पिता का जो भाई है या यानी कि लड़के का जो चाचा है या लड़की की जो चाचा है वो देंगे। और अगर वो भी नहीं है तो अदर मेल रिलेशनशिप फादर साइड देगा। वो भी नहीं है तो मदर देगी कंसेंट। वो भी नहीं है तो मैटरनल रिलेशनशिप विदाउट प्रोविटेड डिग्री वो देगा। वो भी नहीं है तो फिर काजी देगा। यानी कि यहाँ प्रेफरेंशियल ऑर्डर में है कि अगर वन फादर नहीं है तो ग्रैंडफादर, वो भी नहीं है तो ब्रदर, या 6 लोगों में से कोई एक कंसेंट देगा। जहाँ तक ये तो सुन्नी की विधि की बात है। जहाँ तक शिया लॉ कहता है कि
जहाँ दो लोगों की सिर्फ मैरिज फॉर गार्जियनशिप की व्यवस्था की गई है, यानी कि अगर शादी 7 से ज़्यादा और 15 साल से कम उम्र के बीच में हो रही है तो ऐसी स्थिति में सिया लोग हैं तो ऐसी स्थिति में कंसेंट जो है वो फादर देगा, और फादर नहीं है तो फादर हाउ हाई सोएवर यानी ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ये देंगे। ये नहीं है तो इसके बाद जो है सिया विधि जो है ये सिया में कोई और व्यक्ति को कंसेंट देने के लिए योग्य नहीं माना गया है। जहां तक मैरिज के लिए कोई भी नेचुरल गार्जियन जो है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट नहीं कर सकता, यहाँ स्पष्ट तौर पर कह दिया गया। याद रखिएगा, पुनः मैं रिपीट कर दूं, गार्जियन वही बनने के लिए योग्य होगा जो एज ऑफ प्यूबर्टी प्राप्त कर चुका हो, यानी कि यहाँ पर एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो 15 साल नहीं होगी बल्कि 18 साल होगी, क्योंकि यहाँ पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट अप्लाई करेगा। वो स्वस्थ चित्त का हो, यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया, ये स्वस्थ चित्त का हो और साउंड माइंड का हो। याद रखिएगा, एज ऑफ गार्जियनशिप के लिए जो है एज ऑफ मेजॉरिटी होगी वो 18 साल, ना कि 15 साल। जहाँ तक गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात है, जिसे वलीयत ए मॉल कहा जाता है, 3 प्रकार के गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है, लीगल और नेचुरल गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और डी फैक्टो गार्जियन। इन 3 प्रकार के गार्जियनशिप के उन लोगों के उन माइनर के लिए जिसके पास प्रॉपर्टी है, ऐसी स्थिति में ये 3 लोग जो है प्रेफरेंशियल ऑर्डर में गार्जियनशिप करेंगे। यानी कि पहला प्रेफरेंशियल ऑर्डर मिलेगा लीगल और नेचुरल गार्जियन। अगर बच्चे की प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले राइट्स जो होगा वो नेचुरल गार्जियन का होगा। जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ, नेचुरल गार्जियन हमेशा जो है वो पिता होता है, और पिता अगर नहीं है, कभी भी नेचुरल गार्जियन बच्चे की माँ नहीं होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर पिता नहीं है तो बच्चे का जो नेचुरल गार्जियन होगा वो एग्जीक्यूटर और टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंटेड बाय द फादर्स विल। पिता अपने जीवन काल में यदि वसीयत के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसके मरने के बाद गार्जियनशिप अपॉइंट कर रखा है तो ऐसी स्थिति में उसे एग्जीक्यूटर या टेस्टामेंट्री गार्जियन कहा जाता है, और पिता के न रहने पर टेस्टामेंट्री गार्जियन कार्य करेगा। याद रखिएगा, अगर पिता है तो किसी भी कीमत पर टेस्टामेंट्री गार्जियन कार्य नहीं करेगा। अगर टेस्टामेंट्री गार्जियन भी नहीं है तो फादर बच्चे का दादा होगा, वो गार्जियनशिप वो भी नेचुरल गार्जियन की कैपेसिटी में काम करेगा। अगर दादा भी नहीं है तो अगर दादा ने किसी व्यक्ति को टेस्टामेंट्री या एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय द फादर विल, तो वो व्यक्ति जो है वो, यानी कि 4 लोगों की वरीयता सूची बताई गई। फादर, दूसरा है एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय द फादर्स विल, तीसरा है ग्रैंडफादर, एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय द ग्रैंडफादर्स विल। यानी 4 लोग नेचुरल गार्जियन बनाए गए हैं गार्जियनशिप प्रॉपर्टी के संबंध में। अगर वो भी नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति का गार्जियन अपॉइंट करने की पावर जो है वो कोर्ट को होगी। गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में कहा गया कि अगर बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं होगा तो फिर जो है, अगर ना ही टेस्टामेंट्री गार्जियन है तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई गार्जियन कोर्ट अपॉइंट करती है। अगर कोर्ट भी अपॉइंट नहीं किए तो ऐसा डी फैक्टो गार्जियन, जिसे ना कोर्ट अपॉइंट करती है ना उस कोई नेचुरल गार्जियन अपॉइंट करता है, ये खुद ही बच्चे की देखरेख करता है, जिसको कोई लीगल वैधता जो है वो नहीं दी गई है। ऐसे बच्चे का वो बच्चे के शरीर के संबंध में सिर्फ देखभाल करता है, ऐसे व्यक्ति को जो है डी फैक्टो गार्जियन कहा जाता है। जहां तक पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन का है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, जो नेचुरल गार्जियन के पावर जो प्रॉपर्टी के संबंध में होते हैं वो ये हैं कि नेचुरल गार्जियन कैन सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर माइनर एसेंशियल नेसेसिटी लाइक फूड, क्लॉथ और नर्सिंग। यानी कि अगर बच्चे को वैध आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन या मेडिकल के लिए बच्चे की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो नेचुरल गार्जियन को पावर है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी को वो बेच भी सकता है। दूसरा है कैन एलिनिएट इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अगर बहुत आवश्यकता है तो अचल संपत्ति को भी नेचुरल गार्जियन चाहे तो वो एलिनिएट यानी ट्रांसफर कर सकता है, बाय सेल, बाय गिफ्ट, बाय डीड, बाय एक्सचेंज, बाय एनी अदर मीन्स। लेकिन वो तब होगा जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में करेगा। और दूसरा है कि अगर उसने फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन किया है तो वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन जो है वो माइनर के बिहाफ पर वाइडेबल होगा। यानी माइनर अगर उस फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देगा तो वो वैलिड रहेगा, और अगर डिसअप्रूव करेगा तो वो नन एंड वाइड हो जाएगा इन द ऑफ लॉ। यानी कि माइनर जब मेजर हो जाएगा वो से डिसाइड करना पड़ेगा कि जो ट्रांजेक्शन नेचुरल गार्जियन ने फ्रॉडुलेंट मीन से किया है उसे वो रेक्टिफाई करता है या उसे रद्द करना चाहता है।
तीसरा है कि नेचुरल गार्जियन कैन लीज द प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिट और नीड्स ऑफ द माइनर। बेनिफिट माइनर के अगर माइनर की अचल संपत्ति है तो नेचुरल गार्जियन को पावर है कि वो अचल संपत्ति को वो लीज पर दे सकता है, लेकिन वो लीज की ड्यूरेशन जो है नॉट मोर देन द ड्यूरेशन ऑफ बीआरटी, यानी 18 साल के बाद तक का लीज नहीं होना चाहिए, वो 18 साल तक के भीतर का लीज होना चाहिए। वो नेचुरल गार्जियन को पावर है कि वो लीज पर दे सकता है। चौथा है कैन टेक डेट बिहाफ ऑफ द माइनर। अगर बहुत वैध आवश्यकता है माइनर्स की तो वो नेचुरल गार्जियन जो है वो माइनर के वैध आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से ऋण लेता है, लेकिन अगर वो नेसेसिटी नहीं है और उसने ऋण ले लिया है तो वो ऋण जो है वो अभ्यस्त पर जो है वो बाध्यकारी नहीं होगा। और पांचवा है, यहाँ पर कुछ और पावर दे रखी है नेचुरल गार्जियन को कि नेचुरल गार्जियन कैन सेल द माइनर प्रॉपर्टी इफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइज। माइनर नेचुरल गार्जियन को यूं तो ये पावर नहीं है कि वो माइनर की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या विक्रय कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं मुस्लिम लॉ में, हालांकि ये कोडिफाइड लॉज नहीं है, अतः कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बताए गए हैं अनकोडिफाइड लॉ में कि अगर जैसे कि यदि माइनर की प्रॉपर्टी का दुगना मूल्य प्राप्त कर रहा है, माइनर की प्रॉपर्टी का दुगना मूल्य प्राप्त हो रहा है तो अवश्य तो गार्जियन चाहेगा तो वो प्रॉपर्टी को दुगने मूल्य पर बेच सकता है। जब अवैध की प्रॉपर्टी क्षतिग्रस्त हो रही हो और जिसके कारण उसके मूल्य का ह्रास हो रहा हो तब वो बेच सकता है। जब अवैध प्रॉपर्टी संपत्ति का व्यय उसकी आय से अधिक हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है, व्यक्ति आय से ज़्यादा उस पर व्यय हो रहा है, ऐसी स्थिति में अवैध की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। जब अवैध के पास कोई और संपत्ति न हो और संपत्ति का विक्रय भरण पोषण के लिए आवश्यक हो, यानी माइनर के भरण पोषण के लिए आवश्यक तो संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है। जब विक्रय के अतिरिक्त मृतक के ऋणों के भुगतान करने के लिए कोई और साधन न हो या उस संपत्ति को किसी व्यक्ति ने हड़प ली हो और उसका पुनः प्राप्त करना असंभव हो तो उसे वो चाहे तो वो बेच सकता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब नेचुरल गार्जियन को पावर है कि माइनर की प्रॉपर्टी को बेच सकता है, सामान्यतः वो बेचने का राइट्स उसको नहीं दिया गया है। तो कुल मिला के ये 3 प्रकार के गार्जियन की व्यवस्था की गई है और ये भी बताया गया कि कब एक के रहने पर दूसरा व्यक्ति उसके कार्य को देखेगा, और वो भी नहीं है तो कौन कौन से पावर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है नेचुरल गार्जियन। याद रखिएगा, जहां तक गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट है उसे कोई भी पावर, जो भी पावर अगर कोई व्यक्ति गार्जियन है, कोर्ट के द्वारा अगर कोई व्यक्ति गार्जियन अपॉइंट होता है तो ऐसी स्थिति में उसको सिर्फ वही पावर है जो सामान्य अनुक्रम में वो कर सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है, और अगर बेचेगा तो कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ तक डिफेक्टो गार्जियन है, डिफेक्टो गार्जियन को कोई भी राइट्स प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का नहीं दिया गया है। बच्चे की देखरेख करने का सिर्फ उसको अधिकार है, उसकी बॉडी के संबंध में सुरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन बच्चे की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का कोई पावर जो है वो डिफेक्टो गार्जियन को नहीं दिया गया। तो इस तरह से 3 प्रकार के गार्जियनशिप की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। गार्जियनशिप फॉर बॉडी, गार्जियनशिप फॉर मैरिज एंड गार्जियनशिप फॉर प्रॉपर्टी, और इन तीनों के लिए उनके पावर्स को भी डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ कौन सा व्यक्ति जो है वो गार्जियन की कैपेसिटी में काम करेगा, इसको इस अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉज में यह डिसाइड किया गया है। तो अब मुझे पक्का यकीन है कि जो भी यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ों को क्लेरिफाई किया है वो आप लोगों के समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।